अगला कॉन्सेप्ट इंटरनल एनर्जी, वर्क और हीट के बारे में डिस्कस किया जाएगा। थर्मोडायनेमिक्स के लॉस को पढ़ने के लिए हमें ये तीन टर्म आने चाहिए। इंटरनल एनर्जी क्या है, वर्क डन क्या है और हीट क्या है। हीट के बारे में हमने आपके साथ थोड़ा बहुत चर्चा की थी, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करना चाहेंगे इंटरनल एनर्जी। क्या डिस्कस करना चाहेंगे भाई? सबसे पहले इंटरनल एनर्जी। वीडियो को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाइए। जब वीडियो आप शुरू करें देखना तो पेन और पेपर लेकर बैठें ताकि आप आसानी के साथ चीज़ों को नोट डाउन करें और आपकी प्रिपरेशन भी साथ साथ में होती रहे। ऐसा आपको करना चाहिए, पर आप करेंगे नहीं, मुझे मालूम। एनीवे, तो व्हाट इज इंटरनल एनर्जी? व्हाट इज इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम? किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या होती है, इस पर हमें चर्चा करनी है। व्हाट इज द इंटरनल एनर्जी? अब भाई कोई सिस्टम है तो सिस्टम में पार्टिकल्स होंगे। पार्टिकल को माइक्रोस्कोपिक लेवल पर आप एटम्स या मॉलिक्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो इंटरनल एनर्जी पहला टर्म है, ये बड़ी वाइडर हेडिंग डालिएगा। इंटरनल एनर्जी कौन सी एनर्जी? इंटरनल एनर्जी। It is defined as the, it is defined as the sum of kinetic energy and potential energy. Kinetic energy and potential energy of the constituent particle। कुछ किताबें इसको सीधे सीधे मॉलिक्यूल्स लिख देती हैं, मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि हर सिस्टम में मॉलिक्यूल्स हो ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ दिन के बाद आप, कुछ लेक्चर्स के बाद आप पढ़ेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जिसमें हम आपको कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल गैस बताएंगे। तब आपको बिल्कुल ये बात समझ में आएगी कि भाई मॉलिक्यूल्स हर जगह नहीं होते, मॉलिक्यूल्स हर जगह नहीं होते। इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम। तो कोई भी सिस्टम जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, वो थर्मोडायनेमिक सिस्टम जब भी बनेगा तो उसके बनने के लिए हमारे पास एक वेल डिफाइंड बाउंड्री होगी, जो कि सिस्टम को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से दूर करेगी। उस सिस्टम के अंदर पार्टिकल्स होंगे। अब वो पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, वो पार्टिकल्स एटम भी हो सकते हैं। तो इन तमाम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की जो टोटल एनर्जी होती है, यानी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ये बहुत वाइड टर्म है। अभी इसके बारे में हमें बहुत सारी बातें करनी है। फिलहाल के लिए अभी आप इतना ही समझ लें कि सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ द टोटल एनर्जी ऑफ ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम। अब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में एटम भी हो सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट एनर्जी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम। ठीक है बच्चों, ये इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशन हो गई, पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम। तो ये पहला टर्म टेक्निकली हमने डिफाइन करा। अब ये टर्म बहुत सारी बातें अपने अंदर समेटे हुए है, ठीक। अच्छा,
अब देखो इसमें तुम्हें मैं एक चीज समझाऊंगा, फंक्शन ऑफ स्टेट। बेटा मान लो घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही एक बर्गर पॉइंट, जहां से हमें बर्गर खाना है, ठीक। तो अम्मा अब्बा ने अगर इजाजत दी, वी आर ऑल बाय आवर फ्रेंड्स, वी विल गो स्ट्रेट फॉरवर्ड, एम आई राइट? दिस इज द वन वे, क्वाइट नेचुरल। कहीं न जाए दे भाई, तब कहीं पिछले दरवाजे से जाएंगे, कहने का मतलब दूसरा रास्ता अपनाएंगे। वाह भाई वाह। लेकिन अच्छा मान लो कि ये रास्ते पे पानी भरा हुआ है, कहीं आज तो बर्गर खाए छोड़त चाहे जौन हो जाए, कहीं चलो भैया जरा सा इसके वाला रास्ता लाई लो, ठीक। तो देखो, लेकिन 20 रुपए का बर्गर है ना, तो जैसे डॉलर का होता है साइन, वैसे अपने इंडिया के भी रुपये का साइन। 20 रुपए का बर्गर है, घर से निकलोगे, बी पर पहुंचोगे, बर्गर ही खाओगे, अब चाहे मम्मी पापा की इजाजत हो या ना हो। इसी तरीके से किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी जो होती है वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है, कौन से रास्ते से आए हो इससे कोई मतलब नहीं होता। इट इज टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, दैट वाई इंटरनल एनर्जी इज नोन एज फंक्शन ऑफ स्टेट। तो एक पॉइंट हम क्या लिखेंगे, एक पॉइंट हम क्या लिखेंगे, यहां पर एक पॉइंट लिखना है। सबको समझ में आ रहा है? सब लोग अपने दिमाग को यही कंसंट्रेट करो, मोबाइल में मत ताड़ो, किसका मैसेज आया किसका नहीं आया, यही कंसंट्रेट करो। क्या समझ में आ रहा है? मैंने कहा U इज द फंक्शन ऑफ स्टेट। अभी इन सब बातों पर चर्चा होगी थर्मोडायनेमिक्स का लॉ पढ़ाने से पहले। U इज द फंक्शन ऑफ स्टेट, दैट इज it does not depend upon the path followed, does not depend upon the path followed between the initial and final state, between the initial and final state। ये था पहला टर्म, फाइनल स्टेट। चलो अच्छे बच्चों की तरह नोट कर डालो, बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको। ये है आपकी इंटरनल एनर्जी। अच्छा, अब इसमें एक और नोटिसेबल पॉइंट है। देखो मामला ऑब्जेक्टिव का, तो इसलिए खाली न्यूमेरिकल डेफिनेशन या डेरिवेशन से काम नहीं चलना है। और जो लोग हमारी वीडियोस को सीरियसली देखते हैं और हमारे लेक्चर्स को नोट करते हैं, उन्होंने देखा होगा कि मैं डेरिवेशनल फिजिक्स को अवॉइड करता हूं, केवल डेरिवेशंस नहीं कराता, बहुत सारे पॉइंट्स आपको लिखवाता हूं। वो सिर्फ इसलिए कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट की प्रिपरेशन में सिर्फ और सिर्फ डेरिवेशन का कोई रोल नहीं होता, क्योंकि बेटा डेरिवेशन तो सिर्फ फार्मूले को डिराइव करने के लिए होते हैं। अब चूंकि करिकुलम में है कि 2-4 डेरिवेशन पूछो, इसलिए पूछे जाते थे, लेकिन अब इस काल में तो डेरिवेशन का कोई महत्व ही नहीं है, क्योंकि आपका पेपर ऑब्जेक्टिव होना है। तो इसलिए मेरी सलाह ये है कि जो छोटे छोटे पॉइंट्स, डेफिनेशन, नोट वगैरह दिए जाते हैं, उन पर आप रिले करें। तो साहब ये वाली लाइन दिख रही है, इसलिए हम ये वाली लाइन भी पूरा मिटा देते हैं। अब इसमें हम तुम्हें एक और नोट पॉइंट लिखवाना पसंद करेंगे। क्या है भाई वो नोट पॉइंट? वो नोट पॉइंट जो है वो ये है कि इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम डज नॉट डिपेंड, इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम does not depend, internal energy of a system does not depend on the motion of the system, on the
मान लो मेरे हाथ में ये डस्टर है, ये एक सिस्टम है, अब इसको मैं ऐसे लेके भागे जा रहे हैं, तो क्या इससे इंटरनल एनर्जी पे कोई फर्क पड़ेगा? ना। यही कह रहा है। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डज नॉट डिपेंड अपॉन द मोशन ऑफ द सिस्टम एज अ होल। एज अ होल, एज अ होल पर डिपेंड नहीं करता। यू गॉट माई पॉइंट? एज अ होल, that is the sum of kinetic energy of the constituent particles due to their randomness inside the system consider rather, चलो हम इसको ऐसे लिखेंगे, rather it depend on the randomness, on the randomness, on the randomness of the constituent constituents particle of the system. You got my point? You got it. Constituent particles of the system. So ladies and gentlemen, it is the definition of internal energy. अच्छा भाई, internal energy ठीक, ये थी आपकी इंटरनल एनर्जी। अब वर्क, तुम लोगों को मैंने वर्क पावर एनर्जी पढ़ाया हुआ है, ये जरा सा ऊपर कर दें ताकि आपको ये पूरा दिखाई दे। एक मिनट प्लीज वेट। हाँ, तो अब देखो, अब हम वर्क के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? वर्क के बारे में बात करेंगे। वर्क, व्हाट इज वर्क? अब देखो, वर्क की एक डेफिनेशन मैंने तुमको वर्क पावर एनर्जी के चैप्टर में समझाई। तो वर्क पावर एनर्जी के चैप्टर में जो मैंने तुम्हें डेफिनेशन बताई थी कि भैया in the language of physics work is said to be done, work is said to be done when due to application of a force object displaced from one position to other। यही बात, यही समझाया है ना भाई? अच्छा, लेकिन अब हम डील कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स। यहां हम हीट और टेम्परेचर को रिगार्ड में लेकर ही कोई चीज डिफाइन करते हैं, इसलिए यहां पर वर्क थोड़ा डिफरेंट वे में डिफाइन होगा। तो वर्क क्या है भाई? वर्क क्या डेफिनेशन लिख दिया, क्या लिख दी जाए इसकी? वर्क क्या है भाई? अब इसमें वर्क इज सेड टू बी डन when either the system is expand या compressed। ये मेरी डेफिनेशन। In the language of thermodynamics, work is said to be done when the system is expand or compressed। याद रखना, चलो लिख देते हैं। इसे नूतन में नहीं मिलेगा बेटा, जो लौंडेला पाड़ी पढ़ाते हैं वो बताएंगे तुमको। इन द लैंग्वेज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वर्क एकदम अलग ही चीज है। इन द लैंग्वेज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक? नहीं आजू बाजू में मिलेगा तुमको। इन द लैंग्वेज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वर्क इज सेड टू बी डन, वर्क इज सेड टू बी डन। नोट कर लो, ढूंढ लो, कहीं मिल जाए तो बता देना। वर्क इज सेड टू बी डन इफ सिस्टम इज एक्सपांड, सिस्टम इज एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट। खत्म। सिस्टम इज एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट। चलो मैं पूरा समझाता हूं तुमको। सिस्टम इज एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट, ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना, ठीक? आप में से बहुतों के पास साइकिल होगी, साइकिल में हवा भरी जाती है एक पिस्टन से, है ना?
क्या करते हो, पिस्टन को ऊपर खींचते हो। तो जब पिस्टन को तुम ऊपर खींचते हो तो तुम एटमॉस्फेयर की हवा को सक्शन करते हो, उसके बाद फिर उसे पुश अप करते हो। ये ऊपर लाना और नीचे ले जाना। तो जब तुम ऊपर लाते हो तो हवा सिलेंडर के अंदर भरती है। या सिरिंज, इसमें भी क्यों भाई, देखा नहीं है, सिरिंज को पहले हम इंजेक्शन की ट्यूब में लगाते हैं और नीचे खींचते हैं तो सिस्टम एक्सपैंड हो गया। फिर जब हम उसे बॉडी में इंजेक्ट करते हैं तो हम उसे प्रेस करते हैं तो कंप्रेस्ड हो गया। तो ये वर्क थर्मोडायनेमिक सिस्टम में आ सकता है। तो लिखिए, अब हम कहेंगे कंसीडर अ सिलेंडर। भैया एलपीजी वाला नहीं है, बहुत महंगा है, सस्ता वाला सिलेंडर है। कंसीडर अ सिलेंडर, कंसीडर अ सिलेंडर फ्रिक्शनलेस मान लो यार, ताकि एनर्जी का झंझट न रह जाए। फ्रिक्शनलेस, कंसीडर अ फ्रिक्शनलेस सिलेंडर हैविंग अ मूवेबल पिस्टन, having a movable piston of area A। बहुत बढ़िया। देखो बेटा, इनिशियल सिचुएशन, पहली सिचुएशन, अब ये तुम्हारा पिस्टन है, अरे ये तुम्हारा सिलेंडर। अब इस सिलेंडर में ये तुमचा पिस्टन है ना, का है पिस्टन आहे। अब ये आपका पिस्टन है, पिस्टन का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप ए मान के बैठे हो, बहुत बढ़िया बात है भाई। आप पिस्टन का एरिया तुम ए मान के बैठे हो, ठीक। ये इनिशियल कंडीशन है। मान लो यहां भरी हुई गैस का वॉल्यूम V1 था, बहुत अच्छी बात है। ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ द गैस, वॉल्यूम ऑफ द गैस। अभी मैं तुम्हें एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन दोनों के लिए साइन कन्वेंशन भी बता दूंगा। नहीं समझे, अभी समझाता हूं, परेशान ना हो। अच्छा बात, कहीं भैया एक काम करो, कहीं क्या करना है, कहीं इस पर दबाव बनाओ। दबाव का मतलब प्रेशर बनाओ। क्या बनाओ, प्रेशर। कैसे बनेगा प्रेशर, इसको नीचे की तरफ पुश करना है। तो इसकी इनिशियल सिचुएशन क्या थी, वो ये थी, कहीं पुश करके कहां ले आए, यहां ले आए, बहुत बढ़िया। अब देखो ये कहलाएगी कंप्रेस्ड स्टेट। क्या कहलाएगी, कंप्रेस्ड स्टेट। देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अभी भी है, लेकिन अब तुमने क्या करा है, अब तुमने यहां पे प्रेशर अप्लाई करा है। पी क्या है, अप्लाइड प्रेशर। व्हाट इज पी, P इज अप्लाइड प्रेशर। समझ गए भैया, ये सब एकदम रियल एग्जांपल है, हवा भरते ही होगे साइकिल में। हाँ जी, तो ये है अप्लाइड प्रेशर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है भाई, मुबारक हो, मुबारक हो। प्रेशर हो गया। अच्छा भाई, तो अब ये था वॉल्यूम V1, ये था वॉल्यूम V2। हाँ जी, मान लीजिए इस प्रेशर की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो हुआ x। बहुत अच्छे, तो अपने को एक बात अच्छे से मालूम है। क्या मालूम है भाई, वर्क डन। देखिए फार्मूला वही जो हमने चैप्टर ऑफ वर्क पावर एंड एनर्जी में पढ़ाया था। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, किसी की दबाव तुम खुद डालोगे। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बहुत अच्छा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बेटा फोर्स एक फार्मूले से लिखा जा सकता है। फोर्स क्या, प्रेशर इनटू एरिया, लिख दो। बहुत अच्छी बात है, प्रेशर इनटू एरिया। अच्छा, तो ये तो हो गया फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, x। तो ये क्या हो गया, P इंटू एक्स। और हमने बचपन में पढ़ा था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, दैट इज नोन एज वॉल्यूम। क्या भैया, वॉल्यूम। तो बेटा ये जो Ax है, ये चेंज इन वॉल्यूम है ना,
देखो पहले वॉल्यूम V1 था, बाद में वॉल्यूम क्या हुआ V2 हुआ, तो इसका मतलब ये क्या है? व्हाट इज दिस माय डियर फ्रेंड? व्हाट इज दिस? दिस इज चेंज इन वॉल्यूम। अच्छा नीचे वाला नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, दिखा ना? हाँ दिखा, देखो ये दिख रहा है ना? हाँ पहले ऊपर वाला नहीं दिख रहा था, नीचे वाला नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। चलो देखो, तो अब ये जो तो नोट ही कर चुके होगे, वीडियो रिकॉर्डिंग पे है। तो देखो अब ये जो PA इंटू एक्स है, ये क्या है? A इंटू एक्स, दैट इज चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम अर्थात फाइनल, अब इसको इनिशियल फाइनल कर लियो यार, इसको इनिशियल फाइनल कर लियो, यानी V फाइनल माइनस V इनिशियल। तो किसी गैसियस सिस्टम में किया गया वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से बेटर पड़ता है कि अगर उसे हम प्रेशर इनटू चेंज इन एरिया डिफाइन कर दें। स्वाहा। देखो W इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा V, ये इसका सबसे आसान फार्मूला है, पहले इसे नोट कर लो, ऊपर से नीचे तक सब नोट कर डालो, कुछ मत छोड़ना। देखो हम वीडियो को फोकस करे दे रहे हैं, फिर से नोट करना है ना तुमको, तो पहले देखो यहाँ वीडियो पॉज करना, वर्क की डेफिनेशन लिखना, उसके बाद ये डायग्राम ड्रॉ करना, फिर धीरे धीरे देखो हम नीचे आ रहे हैं। अभी हमने फार्मूला डिराइव कर दिया, अब हम जो है अब इसको हम इसके आगे प्रोसीड करेंगे, क्योंकि अभी तो हमें ये भी बताना है ना कि कब होता है एक्सपेंशन और कब होता है कंट्रैक्शन। अब मैं एक बात बताओ, इनिशियल वॉल्यूम ज्यादा था, फाइनल वॉल्यूम कम था, गैस हुई कंप्रेस, हैं? गैस हुई कंप्रेस, क्यों भाई गैस कंप्रेस हुई कि नहीं? अच्छा इसको नोट कर लो। अरे भाई हम तो वीडियो पढ़ा रहे हैं, पॉज करो पॉज करके पूरा विषय मिटाते हैं, पॉज करके पूरा नोट कर लो, सब कुछ समझ में आ गया? पॉज करके इसे नोट कर लो, है ना? पॉज करके इसे नोट कर लो। अब तुम्हें मैं एक और जनरल फार्मूला सिखाता हूं। लेट्स ड्यू टू अप्लाइड प्रेशर P, the change elementary change in the volume, elementary change in the volume is dV. Then एलिमेंट्री वर्क डन, कौन सा वर्क डन? एलिमेंट्री वर्क डन, बहुत अच्छे। एलिमेंट्री वर्क डन, कौन सा वर्क डन? एलिमेंट्री वर्क डन। DW इज इक्वल टू P इंटू DV, DW इज इक्वल टू P इंटू DV। बच्चों DW इज इक्वल टू P इंटू DV। अब नेट वर्क डन, in changing the volume, from V initial to V final। देखो ये इसका इंटीग्रेबल मेथड है। हाँ जी, अभी ये बहुत बार आएगा, इसे इस फार्मूले को नोट करके रखना, हम नहीं जानते, तब हम वहां बन करेंगे, तब तुम हमसे ना कहना कि ये हमारे समझ में नहीं आया। अभी नहीं समझ में आ रहा तो पूछ लेना कमेंट करके। नेट वर्क डन इन चेंजिंग द वॉल्यूम फ्रॉम V इनिशियल टू V फाइनल। W की वैल्यू होगी इंटीग्रेशन ऑफ DW,
लिमिट लगाओगे 0 से W, क्योंकि देखो हम आंसर पहले लिख चुके हैं, बेमानी नहीं भाई। उसके बाद यहां तुम लिखोगे V इनिशियल से V फाइनल, यहां लिखोगे P इंटू DV। बहुत अच्छे, ये हो गया इसका मोस्ट जनरल फार्मूला। अब कैसा भी वर्क डन हो तो उसे कैलकुलेट हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। चलो तुम्हें एक चीज और सिखाते हैं। अब देखो, कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन बाय एन इंडिकेटर डायग्राम, कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन बाय एन इंडिकेटर डायग्राम। पहले तो इसी टर्म को समझ लो, व्हाट इज इंडिकेटर डायग्राम। देखो बेटा, किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को डिफाइन करने के लिए हमें तीन वेरिएबल्स को बताना होता है, टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। किन्हीं दो के बीच की अगर तुम रिलेशनशिप को लिखोगे तो वो इंडिकेटर डायग्राम कहलाएगा। वेरिएशन, जैसे प्रेशर का वॉल्यूम के साथ वेरिएशन, प्रेशर का टेम्परेचर के साथ वेरिएशन, या वॉल्यूम का प्रेशर के साथ वेरिएशन, तो तीन डिफरेंट टाइप के वेरिएशंस हैं, इसलिए तीन डिफरेंट टाइप के इंडिकेटर डायग्राम बनाए जा सकते हैं। आगे आप डिफरेंट प्रोसेसेस में ये चीजें देखेंगे। तो अब एक इंडिकेटर डायग्राम बना रहा हूं मैं आपके लिए, देखिए जरा एक इंडिकेटर डायग्राम। मान लीजिए आपके पास ये एक ग्राफ है ना भाई, ग्राफ है। ग्राफ का ये एक्सिस प्रेशर एक्सिस है, वाई एक्सिस में प्रेशर है और एक्स एक्सिस पर वॉल्यूम है। क्या है बेटा? वॉल्यूम है। आपकी ये गैस है, ये ए पोजीशन पर थी, तब इसका वॉल्यूम था V1। क्या था बेटा इसका वॉल्यूम? V1। अब ये प्रेशर के कंप्रेस होने की वजह से कुछ इस तरीके से ये यहां आ गई, ये V2, ये प्रेशर P, ये V हो गया है भाई। अब कैसे तुम कैलकुलेट करोगे? सपोज कर लो इस यहां पर प्रेशर था V1, तो V वाला कोऑर्डिनेट पहले रखा जाता है, और ये था P1, और ये था V2, और ये था P2। है बात समझ में आ रही? अच्छा, तो अब इस इंडिकेटर डायग्राम से आप वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हमें एक बात बताओ, एरिया का फार्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। तो एरिया अंडर पीवी ग्राफ, एरिया अंडर पीवी ग्राफ इज द वर्क डन। एरिया अंडर पीवी ग्राफ is the work done. You got my point, my dear friend? Okay. ये एरिया अंडर कर्व क्या है? वर्क डन है। अब तुम इसका एरिया कैसे निकालोगे? बोलो बोलो बोलो, इसका एरिया तुम कैसे निकालोगे? V1 A B V2 V1 है ना भाई? तो इसका एरिया क्या होगा? एरिया देखो यहां से शुरू करेंगे, V1 है। अब ये सिचुएशन पे, न्यूमेरिकल पे डिपेंड करेगा, दिल छोटा ना करो, अभी बहुत सारा काम बाकी है, अभी तो सिर्फ मुक्का याद करवा रहे हैं। V1 A B V2 V1, V1 A B V2 V1, ये सब होगा, समझ गए भैया? ये होगा। तो अब अपन को एक बात ये समझ में आ गई कि इंडिकेटर डायग्राम से भी हम किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम में किया गया वर्क डन निकाल सकते हैं। चलो जल्दी से इसको नोट कर डालो, जल्दी से इसको नोट कर डालो, जल्दी से नोट करो इसको, कमान। अब जब इसको तुम नोट कर लोगे तो दो बातें लिखा दूंगा जो बहुत जरूरी है। ये वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। अच्छा, अगर नीचे नहीं दिख रहा तो याद रखो ये V1 है, ये V2 है और ये V1 है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, अच्छी अच्छी बातें बताते हैं तुमको। अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। तीसरी बात समझो,
तीसरी बात क्या है भाई, अब नोट, ड्यूरिंग एक्सपेंशन, ड्यूरिंग एक्सपेंशन work is done by the gas is taken positive, हाँ जी, taken positive, अच्छी बात है भाई। ड्यूरिंग contraction work is done on the system is taken as negative, या ड्यूरिंग कंप्रेशन, ड्यूरिंग कंप्रेशन वर्क इज डन, हम गैस ही का लेके चलो, बाय द गैस इज टेकन negative, is taken negative, you got my point my dear friend, नेगेटिव। तो ये वर्क के बारे में हो गया। तो थर्मोडायनेमिक कला समझने के लिए हमें 3 टर्म की जरूरत थी, 2 मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। एक इंटरनल एनर्जी जो कि क्या होती है, द एनर्जी ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ द सिस्टम। किसी वर्क क्या होता है भाई, किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए हम जो प्रेशर अप्लाई करते हैं उसकी वजह से सिस्टम जब कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपैंड करता है तो उसे हम वर्क डन कहते हैं। यू गॉट माय पॉइंट। द अदर वन, अब इसमें हीट, जो हीट है, हीट क्या है भाई, हीट, व्हाट इज हीट, हीट क्या है? देखो, हीट और वर्क, एनर्जी के 2 डिफरेंट फॉर्म है ना भाई। तो हीट की जो सबसे प्यारी डेफिनेशन है वो ये है कि द एनर्जी इन द ट्रांजिट, क्या, द एनर्जी इन द ट्रांजिट इज नोन एज हीट। हीट क्या है बेटा, हीट, देखो जब तक एनर्जी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में नहीं पहुंच जाएगी तब तक वो हीट रहेगी। जैसे ही पहुंच जाएगी वो इंटरनल एनर्जी में बदल जाएगी। तो देखो हीट एंड, इसको ऐसे लिख सकते हैं, व्हेन एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, व्हेन एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, व्हेन एनर्जी इज ट्रांसफर्ड due to difference of temperature, due to difference of temperature only, due to difference of temperature only, then it is called heat, उष्मा, it is called heat, ये है heat, when energy is transferred। अब वर्क क्या होता है भाई, वर्क तो आप जानते ही, काम करोगे तो काम करने के लिए तुम्हें एनर्जी चाहिए, काम करने के लिए तुम्हें एनर्जी चाहिए, वही एनर्जी काम के फॉर्म में अपीयर होती है या काम करने से तुम्हें एनर्जी मिलती जाती है। बात समझ में आ गई बच्चों, ठीक है? अच्छा, अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हमारा अगला जो टॉपिक है वो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ये यहीं पर हम स्टॉप कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।